नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया 1919 में, 1919 में ये शुरू होता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है इंडियन नेशनल मूवमेंट का खिलाफत आंदोलन। आगे चलकर इसी मुद्दे को, खिलाफत आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन के साथ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया गया था। और खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन पे मूवमेंट खड़ी होती है। इस आंदोलन का जो जुड़ाव है, इस आंदोलन का ऊपर आना है, वो एक शुद्ध धार्मिक प्रश्न के ऊपर था और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न के ऊपर था, एक इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर था। इसका भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया और इसको आगे चलकर असहयोग आंदोलन के साथ लिंक किया, उसे जोड़ा और खिलाफत आंदोलन को पैन इंडियन मूवमेंट एक बनाया। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा प्रभाव स्थापित करने में कामयाब हो सके। हालांकि कुछ क्वेश्चंस भी उठते रहे महात्मा गांधी के बारे में कि क्या उन्होंने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर अपनी सेकुलर आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, क्या उन्होंने एक निरोल धार्मिक मुद्दे को समर्थन देकर, एक मुस्लिम मुद्दे को समर्थन देकर रिलीजन और पॉलिटिक्स को जोड़ा और अपने मूल्यों से पीछे हटे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं खिलाफत आंदोलन को। इसका जो जड़ें हैं, इसके जो रूट्स हैं वो वर्ल्ड वॉर वन में है। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेकर 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर चलती है, जो पहला विश्व युद्ध जो है वो चला। एक तरफ एलिड है, इंग्लैंड है, रशिया है, फ्रांस है, और दूसरी तरफ जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और साथ में तुर्की है। ठीक है, एक तरफ इंग्लैंड है, रशिया है, फ्रांस है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और जर्मनी मेन फोर्सेस थी। इनका साथ कौन दे रहा है? तुर्की दे रहा है। और तुर्की में जो सुल्तान ऑफ तुर्की है उसे एक दर्जा प्राप्त है खलीफा का या कैलिफ का। है वो सुल्तान, है वो तुर्की का सुल्तान, तुर्की के ऊपर रूल कर रहा है और उसे जो एक दर्जा प्राप्त है वो कैलिफ का है, खलीफा का है, जो कि दुनिया भर के मुस्लिम, विशेषकर सुन्नी संप्रदाय, जो सुन्नी संप्रदाय है उनका स्पिरिचुअल हेड जो है वो तुर्की के सुल्तान को माना जाता था, खलीफा को माना जाता था। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1918 में, जब ये पहला विश्व युद्ध खत्म हो रहा है, तो जो एलिड फोर्सेस हैं वो जीतती हैं, एक्सिस पावर्स हारती हैं, एलिड फोर्सेस जीतती हैं और जीत के बाद ऑटोमन एम्पायर जो है वो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। ऑटोमन एम्पायर, तुर्की जिसका हिस्सा था, ये ऑटोमन एम्पायर, मेन एम्पायर जो है, और जो तुर्की है वो इस एम्पायर का, इस साम्राज्य का एक मुख्य भाग था, एक मुख्य हिस्सा था। ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, डूब जाता है और बहुत सारे नेशंस उभर कर आते हैं और उसमें तुर्की भी उभर कर आता है, एक तुर्की भी उभर कर आता है और रिफॉर्म्स की आवाज सुनाई देने लगती है। वॉइस फॉर रिफॉर्म्स इन तुर्की, वॉइस फॉर रिफॉर्म्स इन तुर्की, ये आवाज जो है ये बुलंद होती है। और जो ग्रीस है, यूनान है, इसका प्रभाव इस एरिया में बढ़ता है, एनाटोलिया के रीजन में बढ़ता है, ग्रीस का प्रभाव बढ़ जाता है और खलीफा की भूमिका जो है वो कम हो जाती है। हटाया इसे बाद में गया, कैलिफेट को समाप्त बाद में किया गया, ये बात बाद में करेंगे, लेकिन इनकी भूमिका को कम कर दिया गया, इसके रोल को कम कर दिया गया था वहां पर। तो उसके बाद जब ये सब बातें होती हैं, ये घटनाक्रम चलता है, तो इसकी गूंज जो है वो विभिन्न देशों में सुनाई पड़ती है, भारत में भी पहुंचती है और भारत में ये प्रश्न उठता है कि खलीफा का जो पद है, जो कैलिफ है, उसका स्टेटस
बरकरार रखा जाए, जो स्टेटस वर्ल्ड वॉर 1 से पहले था उतनी ही पावर्स खलीफा को दी जाए, और इसके लिए ये रिस्टोर करने के लिए जो आंदोलन शुरू होता है उसे हम खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। और शुरू किया था अली ब्रदर्स ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, इन्होंने शुरू किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, इन्होंने शुरू किया। और महात्मा गांधी उस टाइम तक एक बहुत बड़ी आवाज बन चुके थे कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर भी। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी आवाज बन चुके थे कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी। और उस टाइम ये फैसला किया गया महात्मा गांधी द्वारा कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया जाए। कई लोगों ने इसकी मुखालफत की, कई लोग नहीं चाहते थे कि ये दिया जाए, समर्थन दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन देने का फैसला किया। कलकत्ता में सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। कलकत्ता, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे। 1920 में ये सेशन जो था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बुलाया गया था। इसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। उससे पहले खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का फैसला हो चुका था। क्यों हुआ? क्या सोच थी महात्मा गांधी की? महात्मा गांधी एक पैन इंडियन मूवमेंट जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में आगे चलकर आता है, शुरू करना चाहते थे, और उसके लिए उन्हें मुस्लिम्स के साथ की ज़रूरत थी। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा किसी भी तरह से समाप्त हो। उनकी सोच ये थी कि अगर हम इस मुद्दे पर, इस प्रश्न पर अपने मुस्लिम भाइयों का साथ देंगे तो मुस्लिम भाई जो हैं वो भी, जो एक पैन इंडियन मूवमेंट चलेगी, पूरे भारत में मूवमेंट बड़े स्तर पर चलाई जाएगी, तो वो भी हमारा साथ देंगे और उनके साथ के बिना इस मूवमेंट को नहीं चलाया जा सकता। ये उनकी सोच थी, इसलिए उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कि नहीं, महात्मा गांधी ने ये समर्थन दे के अपने आइडेंटिटी से उन्होंने समझौता किया, सेक्युलर आइडेंटिटी से समझौता किया, और एक पार्टीशन के बीच उन्होंने अभी से शुरू कर दिए एक मुस्लिम सेपरेटिज्म। जो मुस्लिम सेपरेटिज्म की बात है, कि मुस्लिम सेपरेटिज्म की बात जो लोगों के मन में चल रही थी, महात्मा गांधी ने उसे समर्थन दे दिया। तो तर्क वितर्क दोनों दिए जा सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है सेक्युलर समझौता किया, सेक्युलर आइडेंटिटी से, या नहीं किया। तो तर्क वितर्क दोनों साइड में चलते हैं। लेकिन 1909 में बहुत पहले जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए थे, जिन्हें हम मिंटो मॉर्ले सुधार कहते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं, तभी ये बात हो चुकी थी। अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया मुस्लिम के लिए। तो अपीजमेंट की पॉलिसी तो ब्रिटिश पहले से ही शुरू कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने उनको समर्थन देने का फैसला किया। फिर पंजाब का प्रश्न भी था। पंजाब में जो कुछ घटनाएं घटी, जो रॉबर्ट एक्ट के बाद पंजाब में घटनाएं घटी, उससे भी महात्मा गांधी त्रस्त थे। वो एक नहीं चाहते थे, किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि मैं कोई मूवमेंट चलाऊं और उसमें मुस्लिम्स ना हो। तो इसलिए उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया और ऑल इंडिया खिलाफत पार्टी बनी, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट बनी, और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी होती है लखनऊ में। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और ये जो मैंने नाम लिए हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, और भी बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर जुड़ते हैं इनके साथ। हसरत मोहानी एक नाम है, हकीम अजमल खान एक बहुत बड़ा नाम था तो इनके साथ जुड़ा। मौलाना आज़ाद जो एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट मुस्लिम रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी जुड़ते हैं इनके साथ। तो इस प्रकार से इस मूवमेंट के साथ जो मुस्लिम जुड़ रहे थे, जो मुस्लिम लीडर्स जुड़ रहे थे, उनमें से कुछ रेडिकलिस्ट थे और कुछ लीडर्स जो थे वो नेशनलिस्ट थे। ये नेशनलिस्ट का एक एग्जांपल है मौलाना आज़ाद। हकीम अजमल खान एक नेशनलिस्ट है। हजरत मोहानी कुछ हद तक रेडिकलिस्ट माने जा सकते हैं, एक शायर थे। हजरत मोहानी का रुतबा एक शायर की हैसियत से भी था। और जब बाद में हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होता है तो कुछ लोग जो थे
वो मुस्लिम लीग ज्वाइन किया उन्होंने, कुछ ने अपनी पार्टी बना ली और कुछ कांग्रेस में रहे। तो 3 धड़े जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। कुछ मुस्लिम लीग में जाते हैं, ठीक है, और कुछ अपनी पार्टी बना लेते हैं, और कुछ जो हैं वो कांग्रेस में ही रहते हैं। ऐसा भी हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया और प्रोग्राम क्या बनाया गया कि हम एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल करेंगे, हम नॉन वायलेंस का प्रयोग करेंगे, जो कि महात्मा गांधी का तरीका था, एक सत्याग्रह का तरीका, कि खिलाफत आंदोलन जब आगे बढ़ेगा, जब हम अपनी मांग रखेंगे तो वो नॉन वायलेंट तरीके से होगी। अली ब्रदर्स ज़्यादा सहमत नहीं थे महात्मा गांधी से कि इसे नॉन वायलेंट रखा जाए, और बाद में इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ भी जोड़ दिया गया था। वो सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने माना इस बात को, नॉन वायलेंट स्ट्रगल रखने को, कि चलो हमें भी साथ मिल रहा है हिंदू भाइयों का, तो इसलिए वो इस मूवमेंट को तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के तरीकों से सहमति जताई, और सहमत होते हुए भी सहमति जताई कि चले इस मूवमेंट को आगे लेकर चलते हैं। खिलाफत की मांग देखें तो 2 थी। नॉन कॉपरेशन की बात हम बाद में करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन खिलाफत मूवमेंट की बात देखें हम तो 2 मुख्य मांगे थी कि जो कैलिफेट है, जो खलीफा है, उसका जो रुतबा है वो स्थापित किया जाए, दोबारा से स्थापित किया जाए। वो स्पिरिचुअल हेड है, सारी बातें जो हैं उनके आदेश से होती हैं, पॉलिटिकल हेड भी है सारे मुस्लिम्स का, वो स्थापित किया जाए। और अरेबिया, सीरिया, पैलेस्टीन, अरेबिया, सीरिया, पैलेस्टीन, ये जो मुल्क हैं, ये जो एरियाज हैं, इन्हें जो है एक तरह से पूरा इस्लामी मुल्क का दर्जा दिया जाए, पूरा का पूरा, यहाँ पर वही चले। लेकिन ग्रीस का प्रभुत्व जो है बढ़ रहा था, उस एरिया में बढ़ रहा था जहाँ कभी ऑटोमन एम्पायर होता था। मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। इस प्रकार से ये मूवमेंट चलती रही। लेकिन 1922 में तुर्की में कमाल अतातुर्क आता है, फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की, कमाल अतातुर्क पाशा। कमाल अतातुर्क पाशा जो है वो आता है, वो टर्की में ऊपर आते हैं। तो जब वो टर्की में ऊपर आते हैं तो उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टर्की भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो वो एक सेकुलर रिपब्लिक बनाते हैं तुर्की में, यूरोपियन मॉडल के आधार पर, यूरोपियन मॉडल के आधार पर वो सब कुछ बंद करते हैं वहाँ पर, उसके निशान भी हटाना चाहते हैं, जिससे एक ट्रेडिशनल मुस्लिम रिपब्लिक की बात जो है वो सामने आए। तो उन सब निशानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो कैलिफेट का रुतबा तो कम हो चुका था, लेकिन कैलिफेट जो संस्था है उसे ही वो समाप्त कर देते हैं 1924 में। 1924 में ही एबॉलिशेस द सिस्टम ऑफ कैलिफेट। तो वो खिलाफत आंदोलन जो है जिन मुद्दों पर लड़ रहा था, तो वो जो एक जड़ ही समाप्त हो जाती, कैलिफेट ही नहीं रहता, और जो यूरोप का समर्थन है वो भी मुस्तफा कमाल पाशा को मिलना शुरू हो जाता है। तो वो मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे फिजल आउट हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये खिलाफत आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ गया था जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया। तो उम्मीद करता हूँ कि खिलाफत मूवमेंट किस प्रकार से शुरू होती है भारत में, किस प्रकार से एक निरोल अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक मुद्दे को भारत में महात्मा गांधी भुनाने में कामयाब हो सकते हैं या होते हैं एक पैन इंडियन मूवमेंट चलाने के लिए, वो इस बात को हमने समझा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को पसंद कर पा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।